मित्रों, चुनाव आ गए हैं। नई सरकार को चुनने का मौका मिला है, परंतु मन में बहुत सी दुविधाएं भी हैं। वर्तमान लोकतंत्र में जिस तरह से सांसदों एवं विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, सरकारों को गिराया जाता है, तब भला किसी एक राजनीतिक दल को वोट देने का मतलब ही क्या रह जाता है। वर्तमान समय में सत्ता प्राप्त करने एवं सत्ता बनाए रखने का राजनीतिक दलों पर इतना ज़्यादा दबाव होता है कि वे राष्ट्रहित एवं सांस्कृतिक मूल्यों की भी अनदेखी करने में पीछे नहीं हटते। चाहे भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल हो या वर्तमान कथित हिंदुत्ववादी शासक दल हो या जातिवाद के नाम पर राज सत्ता चाहने वाले दल अथवा तो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बंडलबाजी करने वाले नवीन राजनीतिक दल, ये सभी हमेशा से ही भारत में गरीबी, बेरोजगारी एवं अत्यधिक टैक्सों के लिए जनसंख्या या तथा कथित फर्जी मुद्दों को ही दोषी ठहराते हैं। परंतु इन समस्याओं के हल के लिए भारतीयों के गाढ़े पसीने की कमाई जो विदेशी बैंकों में काले धन के रूप में जमा है, उसकी वापसी पर ये सभी दल हमेशा से ही मौन व उदासीन रहते हैं। ऐसा क्यों? भारत सरकार व राज्य सरकारें चुनाव जीतने के लिए विश्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेकर भारत की जनता को सुविधाओं की खैरात बांटती आ रही है। कर्जा लेकर घी पिलाने वाली इन मुफ्त की खैरातों के चलते कांग्रेस ने पिछले 10 साल के अपने शासनकाल में 21 लाख करोड़ रुपए, तो भाजपा ने 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, परंतु दोनों ने ही इसके लिए रुपए का मूल्य इतना ज़्यादा गिरवाया कि दोनों के ही शासनकाल में कर्ज 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। दूसरी तरफ इन कर्जों की भरपाई के लिए टैक्स लगाकर भारत की जनता की कमर तोड़ी जा रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कर पहले से ही भारत में लागू थे, जिसे और बढ़ाकर 5 से 50% GST के रूप में आम जनता पर थोपा गया, परंतु काले धन की वापसी का कोई नाम तक लेना पसंद नहीं करता। आखिर क्यों? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्व के सबसे संपन्न देश भारत पर आज GDP का लगभग 2/3 अर्थात 205 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कर्ज है, जिसका अधिकांश हिस्सा केवल ब्याज ही है। आज़ादी के समय $1 बराबर 1 रुपया था और आज गिरते गिरते $1 बराबर लगभग 83 रुपये हो चुका है। मतलब उसी ऋण का अब हमें 83 गुना पैसा लौटाना होगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों को कितना लौटाना होगा पता नहीं। आज जहां भारत के प्रत्येक नागरिक पर न्यूनतम 1,40,000 का कर्ज है, वहीं भारतवर्ष पर जितना कर्ज है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा भारत के भ्रष्ट नेताओं व उद्योगपतियों के पास भारत के अंदर और बाहर विदेशी बैंकों में जमा है। विदेशी बैंकों द्वारा भारत सरकार को यह सलाह दी गई थी कि भारत सरकार अगर यह कानून बना दे कि मरणोपरांत खाता धारक की काले धन की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है, तो ऐसे खातों में बंद संपत्ति को वापस भारत को लौटाने के लिए तैयार है। परंतु ऐसा कानून बनाना तो दूर, भारत सरकार काले धन वालों की सूची भी जनता के सामने लाने को तैयार नहीं है। भारत की सशर्त झूठी आज़ादी के बाद भारत सरकार 1 रुपये की मुद्रा को छोड़कर अन्य कोई मुद्रा नहीं छाप सकती। अगर छापना हो तो उतने ही मूल्य का सोना उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना होगा। अब इतने वर्षों में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जितना भी सोना दिया, उसका आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है, रुपया कितना मजबूत हो रहा है, यह तो नहीं पता। परंतु इतना ज़रूर मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आधे से ज़्यादा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया है और वह विदेशी मुद्रा को ज़रूर मजबूत कर रहा है। देश व उसके सोने के भंडार को गिरवी रख देंगे, परंतु अपने काले धन के भंडारों को थोड़ी सी भी आँच नहीं आने देंगे। ऐसे हैं हमारे भारत के रत्न राजनेता। भारत सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा 2017 में जो नोटबंदी की गई, उससे कोई काला धन वापस आया हो ऐसा तो नहीं हुआ, परंतु कई टन सोना इंग्लैंड की बैंक में ज़रूर पहुंच गया। आज भारत देश बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है। बावजूद इसके भारत का प्रत्येक नागरिक 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर न्यूनतम 50% टैक्स चुका रहा है। कोरोना त्रासदी में भी पेट्रोल या डीजल की कीमतों में कोई रियायत नहीं की गई, परंतु अभी चुनाव के चलते कुछ नाम मात्र की रियायत दी गई है। स्वयं को विश्व का चौधरी या ठेकेदार मानने वाली संस्थाएं गरीब व विकासशील देशों को मुद्रा अवमूल्यन की शर्त पर कर्ज तो देती हैं, यहाँ तक कि इन देशों को IMF बजट भी बनाकर देती है, परंतु काले धन को वापस लौटाकर इन गरीब देशों की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, इस पर इन संस्थाओं द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला जाता। आखिर क्यों?
इस कुटिलता के चलते आज जहां विश्व की आधे से ज़्यादा संपत्ति 1% से भी कम लोगों के पास है, वहीं लगभग 10% आबादी के पास एक समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं है। वैश्विक बैंकिंग संस्थाओं ने और उनके देसी दलालों ने गरीब देशों की कितनी दुर्गति कर दी है, यह हमारे सामने ही है। श्रीलंका, पाकिस्तान व अफ्रीकी मुस्लिम आदि देशों में जनता त्राहिमाम पुकार रही है। इन विदेशी दलालों को मीडिया के माध्यम से मसीहा के रूप में प्रचारित किया जाता है, परंतु जब कर्ज में डूबे देश में गृह युद्ध छिड़ता है तो यही दलाल मसीहा देश छोड़कर भाग जाते हैं और जनता बेचारी गुलामी के एक नए दौर में फंस जाती है। क्या हमें भी अपने बच्चों के भविष्य को ऐसे ही दलाल मसीहाओं के हाथ बलि चढ़वाना है? आज हालात यह है कि हम जिनको वोट देते हैं वे भारत के राजनीतिक दल राष्ट्रद्रोही अथवा गैर राष्ट्रीय संस्थाओं के फंड्स द्वारा संचालित हो रहे हैं। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल जहां मुख्यतः कट्टर मुस्लिम संस्थाओं के फंड्स से संचालित हो रहा है, वहीं वर्तमान जातिवादी तथा हिंदुत्ववादी दोनों राजनीतिक दल ईसाई मिशनरियों की फंडिंग के बोझ तले दबे हैं। बचे कुचे राजनीतिक दल कम्युनिस्ट समेत जहां से भी मिल जाए वहां से वित्तीय चंदा प्राप्त कर लेते हैं। आश्चर्य की बात है, चुनाव लड़ने के लिए जो भी चंदा लिया जाता है, सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल उस चंदे को सरकारी धन अर्थात जनता के पैसों में से उठाकर वापस अदा करते हैं। अभी 2014-15 में माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आते ही दिल्ली के एक चर्च को 100 करोड़ का अनुदान दिया, वह भी सरकारी खजाने से। चर्च जिनके पास में भारत में सरकार के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति पहले से ही है, उन्हें अनुदान। इसी तरह भारत के भूतपूर्व शासक दल ने वक्फ बोर्ड को ईसाई मिशनरियों के बाद सबसे संपन्न संस्था तो बना दिया, परंतु अलगाववादी राजनीति में भरपूर फंडिंग के अलावा इतने सालों में आम मुसलमान की आर्थिक स्थिति में इन्होंने कोई सुधार किया हो, ऐसा तो दिखता नहीं। 75 वर्षों में ये गुलाम राजनीतिक दल या इनसे पोषित ये संस्थाएं भारत की प्राकृतिक आपदाओं के समय जनता के लिए अपने संस्थागत पैसे से आज तक भी कुछ करती हुई नज़र नहीं आई। दूसरी तरफ आम लोगों के धन से चुनावों को संपन्न कराने के लिए IPL के रूप में आज सट्टे को भारत का राष्ट्रीय खेल बनाया जा चुका है, जो अनगिनत लोगों की बचत को हड़प कर आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है। आज भले ही भारत के गांव-गांव में अस्पताल या विद्यालय हो या न हो, परंतु शराब के ठेके जरूर खोल दिए गए हैं। दूसरी ओर मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण के पश्चात उनका अच्छे आय स्रोत के रूप में विकास तो किया जा रहा है, परंतु इनमें आई दान की संपत्ति का कितना प्रतिशत नेताओं की जेब में अलगाववादियों या धर्मांतरण गैंग को रिफंड हो रहा है और कितना जनहित में उपयोग हो रहा है, वह तो भगवान ही जाने। इन सभी तरीकों से भारतीयों की क्रयशीलता, बचत व दानशीलता का भरपूर शोषण तो हो ही रहा है, परंतु काले धन के रूप में विदेश में जमा जनता की कमाई व बचत को कैसे लौटाया जाए, इस पर किसी भी दल को कुछ नहीं सूझता। आखिर क्यों? पूर्व काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी रही एवं स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य वजह बनी, 2005 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जिसके संरक्षण को संवैधानिक कर्तव्य करार दिया, उसी गोवंश को विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाने के लिए, गौ मांस का निर्यात बढ़ाने के लिए, राम के नाम पर वोट मांगने वाले कत्लखानों को अत्याधुनिक बनाने की बात तो करते हैं, परंतु काले धन के रूप में पहले से ही जो देश की मुद्रा विदेशी बैंकों में सड़ रही है, उसकी वापसी के बारे में इन्हें कुछ नहीं बोलना। आखिर क्यों? कोरोना काल में जब पेट्रोल या डीजल पर टैक्स कम करने की बात आती है तो रेवेन्यू जनरेशन का बहाना बनाया जाता है, परंतु नोटबंदी के माध्यम से 2000 के बड़े बड़े नोट छापकर ब्रिटिश साम्राज्य को कई टन सोना भेंट करते समय इन्हें रेवेन्यू जनरेशन याद नहीं आया। जनरेशन गैप की पैदाइश कुछ उल्लुओं द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, परंतु भारत पहले भी विश्व मानव और संस्कृति का वास्तविक पोषण कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बस दलाल लोग अपना काला साया भारत देश पर से हटा लें तो पुनः प्रमाणित हो जाए कि छोटे गरीब देशों का खून चूसकर विकसित कहलाने वाले जाहिल, असभ्य, जंगली, व्यभिचारी, मार्केट ओरिएंटेड राष्ट्रों से कहीं ज़्यादा विकसित भारत पहले से ही था, है और रहेगा। जहां भारत के कम से कम 10 करोड़ लोग अर्थात परिवार सहित 60 करोड़ लोग न्यायालय में धक्के खा रहे हैं, वहां इन राजनीतिक दलों के लिए हमारे न्यायालय अर्धरात्रि में एवं छुट्टी के दिनों में भी खुल जाया करते हैं। इससे साबित होता है कि यह संवैधानिक प्रणाली या न्याय प्रणाली
आम जनता के शोषण तथा शासकों की सुविधाओं के लिए ही डिजाइन की गई है। भाई राजीव दीक्षित समेत दुनिया के कई श्रेष्ठ विचारकों ने तथाकथित लोकतंत्र की असलियत समाज को बतलाई है। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी तो इसे डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डेमोक्रेसी बोलते थे। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धन बल एवं मानव बल की घोर तंगी के चलते बिना सैन्य बल के भी गुलाम देशों में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों को थामने के लिए तथा मौकाप्रस्त सत्ता लोलुप नेताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा तथाकथित लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रणाली इन देशों में लागू की गई, जिसकी सफलता के लिए जनरेशन गैप से अत्यंत ग्रसित लगभग 85% चाटुकारों को भारत की प्रथम संसद में अंग्रेजों द्वारा पहले से ही भर दिया गया था, जिन्होंने बाकी बचे 15% देश प्रेमियों को कुछ करने ही नहीं दिया और आज भी नहीं करने दे रहे। भारत का समस्त तंत्र किस प्रकार अंग्रेजों के हित के लिए ही खड़ा किया गया है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत में धर्मांतरण द्वारा सबसे ज़्यादा गैर राष्ट्रीयकरण करने वाली टेरेसा को मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में श्रद्धांजलि देकर मसीहीकरण करवाना एवं वर्तमान में स्वामी विवेकानंद के बाद शिकागो विश्व धर्म संसद में नेतृत्व कर धर्मांतरण पर सबसे ज़्यादा लगाम कसने वाले आशाराम जी बापू का दलाल मीडिया व नेताशाही द्वारा खलनायकीकरण करवाना और उनको 4 मृत्युपर्यंत कारावास की सजा करवाना। आखिर कब तक इन बलिदानों की अनदेखी करते रहेंगे? 75 साल काफ़ी लंबा समय होता है जो हमने इस तंत्र को दिया, परंतु इस तंत्र में लाल बहादुर, स्वामी विवेकानंद या चंद्रशेखर आज़ाद जैसों की कोई जगह है ही नहीं। इस तंत्र से तो केवल मौकाप्रस्त देशद्रोही विदेशी दलाल राजनेता ही पैदा होते रहेंगे अगर समय रहते जनता जनार्दन ने इनकी नसबंदी नहीं की तो। बस अब बहुत हो चुका। इस तथाकथित लूट तंत्र को वास्तविक लोकतंत्र में बदलने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ इस मंच द्वारा कुछ बिंदु सुझाए गए हैं। पहला, सर्वप्रथम इसके लिए हमें अपने वोट को ही हथियार बनाना होगा और अपने मतदान प्रतिशत को 100% करना होगा, क्योंकि वोट न देने का पूरा फायदा देशद्रोहियों को मिलता है। तत्पश्चात जब तक लूट तंत्र को वास्तविक लोकतंत्र में बदलने की कार्यवाही शुरू न हो, तब तक सभी भारतवासियों को वोटिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा नोटा का बटन ही दबाना होगा। यह नोटा का बटन ही हमारी बात को राजनीतिक दलों तक पहुंचाएगा। दूसरा, वर्तमान में भारतीय शासन में जनता का कोई भी वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। राष्ट्रपति, जो कि एक शक्तिहीन नाम मात्र का पद है, उसे ब्रिटिश प्रतिनिधित्व से हटाकर आम जनता का प्रतिनिधि बनाया जाए। गैर राजनीतिक समाज सेवकों, धर्मगुरुओं, भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों की एक समिति बनाई जाए जो ऐसे ही किसी गैर राजनीतिक राष्ट्र समर्पित व्यक्ति को 5 साल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर मनोनीत करे। तीसरा, वर्तमान समय में अगर कोई अच्छा व्यक्ति देश की सेवा करना चाहता है तो उसे भी इन राजनीतिक दलों की कठपुतली बनना पड़ता है और आम जनता को भी मजबूरी में इन्हें ही वोट देना पड़ता है। इससे बचने के लिए यही उपरोक्त समिति राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व में ऐसे गैर राजनीतिक समाज सेवकों, धर्म प्रचारकों, भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों या सैनिकों को चुनाव के समय राष्ट्र प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा करे, जिन्हें आम जनता जनप्रतिनिधि के नाम से जाने एवं उन्हें वोट दे सके। इन जनप्रतिनिधियों की यह खासियत होगी कि ये केवल राष्ट्र एवं आम जनता को उत्तरदायी होंगे, ना कि किसी राजनीतिक दल अथवा विदेशी बाजार तंत्र को। इनका सबसे पहला कर्तव्य होगा भारत में स्थिर सुशासन को सहायक होना एवं सत्ता के दबाव में राजनीतिक दलों की मनमानी पर लगाम कसना एवं अंततः वास्तविक राष्ट्र निर्माण की शुरुआत करना। देश हित में ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इस संदेश